हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं अपनी। तो सारी रिएक्शन को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अभी। देखो, सबसे पहले फोटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे। तो कोई भी जो रिएक्शन है अपने पास, यहाँ पे लाइट या फोटोन की प्रेजेंस में होती है। और लाइट या फोटोन की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस की जो केमिस्ट्री हम लोग जो पढ़ते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा। चलिए, तो थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं अपन यहाँ पे, किस टाइप की जो लाइट यूज़ होगी। क्योंकि लाइट जो हमारे पास है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना। बहुत सारे टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। गामा रेज होगी, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर। ठीक है। उसमें से फोटो केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे जो ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे, इसमें कौन से टाइप की अपने पास यूज़ होने वाली है लाइट, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहली बात तो केमिकल रिएक्शन विच शोज केमिकल चेंजेस बाय द repetition absorption of light called photochemical reaction. The branch of chemistry which deals with the photochemistry reaction are called photochemistry. ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो लाइट यूज होने वाली है, वो होने वाली है अपने पास यूवी विजिबल लाइट। ठीक है। अब यूवी विजिबल की आपको रेंज तो याद होनी चाहिए। हमें पता है अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है वो होती है 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक। और जो दूसरी है विजिबल लाइट, वो होती है 400 टू 800, या कुछ बुक्स में 750 तक भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, बट 800 तक कंसिडर कर लिया जाता है इसको। ठीक है। तो यूवी और विजिबल का रीज़न तो आपको याद रहना ही चाहिए, वैसे भी कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, एक थर्मल रिएक्शन होती है, जैसे हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते हैं पेरिसाइक्लिक में भी। तो फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन को हम लोग बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। और अगर अपने पास थर्मली हीट करके किसी रिएक्शन को कराया जा सकता है, तो उसको थर्मल रिएक्शन बोल देते हैं। और हीट के केस में एब्जॉर्ब भी हो सकती है हीट, और इमिट भी हो सकती है। लेकिन फोटोकेमिकल में फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी जो प्रोसेस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन मोस्टली। दूसरा अपने पास जो है उधर थर्मल, उसमें तो खेल ही पूरा टेम्परेचर का है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन है वो बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये बेसिक केसेस में स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। और ओजोन का जो डिप्लेशन है, वो नेचुरल डिकम्पोजिशन है, वो अपने आप होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फोटोकेमिकल में एक पॉइंट होता है अपने पास कि एक मोलिक्यूल होता है जो एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको हम लोग ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ भी बोलते हैं, आपको पता होगा। बेसिक फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है इसको। बट थर्मल में ऐसा नहीं है, उधर कोई एक पर्टिकुलर फोटोन तो है नहीं, तो वहाँ पे वन फोटोन वन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। चलिए, और फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पूरी की पूरी फोटोकेमिस्ट्री दो रूल के ऊपर डिपेंड करता है जनरली। एक तो ग्रोथर्स ड्रॉपर लो, जो मैंने बताया, एक फोटोन एक ही को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा ये है आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये है अपने पास एक फोटोन एक ही को वो करेगा एब्जॉर्ब। और ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ में एनर्जी गैप जो है, उसके रिसाइडिंग अपने पास फोटोन होना चाहिए। मतलब ये जैसे ये दो एनर्जी गैप हैं, E1 और E2, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। तो अपने जो फोटोन की एनर्जी है, इन दोनों के गैप के बराबर की होनी चाहिए, है ना। ये पॉइंट है मेरा कहने का। दो लो के ऊपर चलती है, ये फिजिकल में भी पढ़ते हैं आप। अच्छा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरीके की, किस किस टाइप की होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो हमें पता सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सिग्मा वाला जो एनर्जी लेवल है वो सबसे नीचे होगा। उसके बाद में पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग तो बीच में रहते हैं अपने पास, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। इस तरीके से ये अपने पास एनर्जी लेवल का अरेंजमेंट रहता है। अब देखो, एक चीज़ तो आपको दिख रही है क्लियर कट कि यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो एनर्जी का जो ऑर्डर है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में सबसे ज़्यादा गैप है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास क्लियर कट अपने को नज़र आ रहा है। देखो, यहाँ पे भी दो स्टेट का गैप है,
और यहाँ पे भी 2 स्टेट का गैप है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेट का गैप है। तो n टू पाई स्टार मिनिमम होगा और सिग्मा टू सिग्मा स्टार मैक्सिमम होगा। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार मैक्सिमम और n टू पाई स्टार मिनिमम। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि इनको आपको कैसे ध्यान रखना है। वैसे तो एक्चुअल में ये वैल्यूज से डिसाइड होता है, लेकिन हमारे पास अभी वैल्यूज तो है नहीं, तो हमें कैसे याद रखना है। तो आप ये याद रखना कि पहले नॉन बॉन्डिंग वाले आते हैं, और मतलब नॉन बॉन्डिंग विद सिग्मा स्टार एंड उसके बाद में पाई, मतलब पहले पाई खत्म होते हैं, तो पाई टू पाई स्टार पहले आता है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनता है अपने पास, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे पहले, फिर अपने पास मतलब चेक तो इसी में करना था ना, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार, है ना। तो सिग्मा स्टार वाले पहले खत्म होते हैं, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ये पहले आएगा, उसके बाद में पाई टू पाई स्टार, और एट द एंड ऑफ द नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ये आपके पास होता ही है। ये सारे टाइप के ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन के केसेस में हो सकते हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि ये तो एनर्जी का ऑर्डर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो वेवलेंथ के ऑर्डर के केस में आप क्या करोगे, इस ऑर्डर को उल्टा कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। ठीक है, सिंपल याद रखना, वेवलेंथ का केस क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए, इतना आपको शायद समझ आ चुका है। फिर अब दूसरा आता है अपने पास कार्बोनिल का केस। ये तो नॉर्मल केसेस में पूछा है, तब कार्बोनिल कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये जो दो है ना, ये इनमें फर्क आ जाता है। क्या फर्क आता है वो बताता हूँ। देखो, कार्बोनिल केस में नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और देखो ये वाली चीज जो है, क्या फर्क आता है इसमें, भाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो सेम है, और नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार वो भी सेम है। अब इसमें ये पाई पाई से पाई स्टार पहले आ जाता है, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार बाद में चला जाता है। ये आपको याद रखना है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि अगर आपसे कार्बोनिल के केस में एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए तो इस तरीके से होगा, और नॉर्मली कुछ लिखा नहीं हो, बाकी किसी एल्कीन हो गया या ओलिफिन्स हो गए, बाकी सब केसेस में पूछा जाए तो ऊपर वाला ऑर्डर को फॉलो करना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ऑर्डर ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। अच्छा, दूसरा अपने पास सोलवेंट का क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली सोलवेंट हम लोग दो टाइप के यूज़ कर सकते हैं, पोलर सोलवेंट हो सकता है, नॉन नॉन पोलर सोलवेंट हो सकता है। तो स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, तो नॉन बॉन्डिंग वाले जो होते हैं वो पोलर सोलवेंट में सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं, फिर पाई स्टार, फिर पाई बॉन्डिंग। अब आपको ध्यान क्या रखना है, पाई टू पाई स्टार अगर हो रहा है कहीं पे ट्रांजिशन, और एक है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, हमें पता है कार्बोनिल में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार होता है, तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार जो होते हैं वहाँ पे अपने पास नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, रेट को इन्हांस करते हैं। और पाई टू पाई स्टार में पोलर सॉल्वेंट है, वो अपने पास रेट को इन्हांस करेंगे। कैसे करेंगे अभी समझाता हूँ, देखो। तो इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट लैम्डा मैक्स, उससे क्या होगा, लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस इन अलाउड ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार में क्या होता है, अपने पास पोलर सॉल्वेंट से लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। ठीक है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन द डाइपोल इंटरेक्शन विद द सोलवेंट मॉलिक्यूल। जो डाइपोल है, जैसे अपने पास ये सी डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है ना, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो डाइपोल है ये इंटरेक्ट करने लग जाता है किसके साथ में, पोलर कंपाउंड के साथ में। डाइपोल इंटरेक्ट विद द सोलवेंट मॉलिक्यूल और लोअर द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी लो हो जाती है, मोर देन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की भी लो होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की और ज़्यादा लो हो जाती है। ये जो पिक्चर है ये आपको क्लियर करेगी। देखो, ये मान लो मेरे पास पाई एनर्जी लेवल है, और ये अपने पास है पाई स्टार का एनर्जी लेवल। अब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप समथिंग कुछ होगा मेरे पास, मान लेते हैं कि डेल्टा ई एनर्जी गैप है, डेल्टा ई एनर्जी गैप है, डेल्टा ई वन मान लेते हैं। अब डेल्टा ई वन के कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा उसको लैम्डा मैक्स वन मान लेते हैं। अब जैसे ही आप पोलर सोलवेंट यूज कर लेंगे इस रिएक्शन में, तो पोलर सोलवेंट से होगा क्या, ये जो पाई स्टार एक्साइटेड है ये काफी लोअर एनर्जी में आ जाता है, और जो पाई है वो भी लोअर में जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू पाई स्टार कम जाता है। तो इसलिए इफेक्टिवली ये जो पाई और पाई स्टार के बीच का जो एनर्जी गैप है वो अपने पास कम हो जाता है। अब एनर्जी गैप कम होने का मतलब क्या हुआ, लेमडा बढ़ गया। तो पहले लेमडा मैक्स वन था, अब लेमडा मैक्स टू हो गया, जो कि पहले वाले से ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पोलर सोलवेंट की वजह से उनमें जो एक्साइटेशन का जो लेमडा है वो अपने पास एब्जॉर्प्शन, लेमडा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है और एनर्जी कम कर जाती है इन द केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि वो खुद पोलर होते हैं, पोलर सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, जिससे एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है बिटवीन पाई टू
पाई स्टार। अब दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है अच्छा, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, पोलर सॉल्वेंट में एनर्जी गैप कम हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या, इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट लेमडा मैक्स डिक्रीजेस इन एन टू पाई स्टार। अगर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है अपने पास तो उस केस में क्या होता है, एन टू पाई स्टार में आपको ध्यान रखना है कि उसके केस में यहाँ पे पोलरिटी बढ़ने से एनर्जी गैप बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ये हेक्सेन में है और जैसे पोलरिटी वाला लूंगा तो पाई स्टार डिक्रीज तो करता है, लेकिन पाई स्टार से ज़्यादा डिक्रीज कौन सा कर जाता है, नॉन बॉन्डिंग वाला। और इसीलिए जो इफेक्टिव एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी गैप है इफेक्टिवली ये अपने पास बढ़ जाता है, ठीक है। और एनर्जी गैप बढ़ा तो लेमडा इसका कम हो जाता है, मतलब लेमडा मैक्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेमडा मैक्स 2 के। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या रहता है। तो एक बार मैं समअप कर देता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा। बेसिकली अभी तक मैंने आपको सिंपल ये बताया कि फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है, किसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये समझा है। ग्रोथर्स ड्रॉपर लो और आइंस्टीन का जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का लो है वो दो काम करते हैं अपने पास, उसके अकॉर्डिंग सारी फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी जाती है। फिर हमने ये देखा कि सोलवेंट का क्या इफेक्ट है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। उससे पहले ये बताया कि अपने पास ये जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। सबसे पहले सिग्मा आता है, फिर सिग्मा के बाद में पाई आता है, फिर अपने पास नॉन बॉन्डिंग आता है, फिर पाई स्टार आता है ना, फिर अपने पास सिग्मा स्टार आता है। तो यहाँ पे पहली बात तो हमने ये पढ़ी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार का जो एनर्जी गैप है वो मैक्सिमम होता है, और मिनिमम किसका होता है। देखो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा सकता है, फिर पाई सॉरी फिर अपने पास पाई टू पाई स्टार में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, और फिर नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में जा सकता है, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में जा सकता है। और मैक्सिमम तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में होगा और मिनिमम किस में होगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं अपन। अब रही बात हमारे पास बाकी दो की, तो बाकी दो में कौन कौन से बचे मेरे पास, एक बचा मेरे पास नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार और एक बचा मेरे पास पाई टू पाई स्टार। तो देखो पहले नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार आता है अपने पास और फिर पाई टू पाई स्टार आता है, ये जनरल केस में है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कार्बोनिल के केस में तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अभी बता देता हूँ। तो ये आपको याद रखना है नॉर्मल केसेस में, ठीक है। एनर्जी गैप की बात हो रही है, एनर्जी गैप। बट ये याद रखना आपको, बट इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, वहाँ पे पाई टू पाई स्टार वाला जो गैप है वो ज़्यादा हो जाता है। तो पाई टू पाई स्टार वाला गैप ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एन टू सिग्मा स्टार, और फिर एन टू पाई स्टार तो सबसे कम ही होता है, और एन टू पाई स्टार का गैप सबसे कम होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं नोरिस टाइप 1 2 ये भी सब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एन टू पाई स्टार आपका ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, समझेंगे इसको, ठीक है। ये किसका ऑर्डर बताया मैंने, एनर्जी ऑर्डर। ये किसका है, डेल्टा ई एनर्जी ऑर्डर या एनर्जी गैप, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या अपने पास रेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट और फ्यूचर, मतलब जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, उसके साथ अब क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ये वाली चीज़ आप जान सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसेस कुछ होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड करती है। क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो पहला प्रोसेस है अपने पास, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक रेडिएटिव प्रोसेस होता है, दूसरे टाइप का है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझाता हूँ। रेडिएटिव का मतलब होता है आपके पास एनर्जी लिबरेट होगी, जब वापस इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आपके पास एनर्जी लिबरेट होगी। लेकिन नॉन रेडिएटिव में ऐसा नहीं होता, एनर्जी लिबरेट नहीं होती है। समझाता हूँ भी क्या है। जैसे रेडिएटिव प्रोसेस में दो होता है अपने पास, एक फ्लोरोसेंस दूसरा फोस्फोरोसेंस, ठीक है। और नॉन रेडिएटिव में क्या होता है, इंटरनल क्रॉसिंग, दूसरा होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और तीसरा होता है वाइब्रोनिक कैस्केड या फिर वाइब्रेशनल कैस्केड। अब देखो आई होप कि आपने फ्लोरोसेंस फोस्फोरोसेंस इनके तो नाम सुने होंगे, आपने इंटरनल क्रॉसिंग का भी नाम सुना होगा, या इंटरनल कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग नहीं सॉरी कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन। और तीसरा इंटर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। और एक है अपने पास वाइब्रेशन कैस्केड। अब ये बाकी सारे नाम सुने होंगे, वाइब्रेशनल कैस्केड क्या है। अब ये हम लोग थोड़ा सा जब
सारी चीज़ें ये जो है 5 प्रोसेस, इनको जेवलॉन्स की डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, अभी आपको समझ आएगा। तो देखो जेवलॉन्स की डायग्राम पे चलते हैं अपन। देखिए ये एक बेसिक मैंने जेवलॉन्स की डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करा हुआ है। तो हुआ क्या, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन था S0 में। अब S0 से जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, यहाँ पे लेट अस सपोज मेरे पास S0 में कोई इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही हम लोग इसको फोटोन देंगे तो ये किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये S2 में चला गया। मतलब S का मतलब होता है यहाँ पे सिंगलेट, ठीक है, और T का मतलब होता है ट्रिपलेट। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट S2 में चला गया। अब S2 से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो S2 से S1 में आ सकता है। तो ये जब S2 से S1 में वापस इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है, या इंटरनल क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया IC। ओके, दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि ये जो S1 के बाद अपने पास ट्रिपलेट स्टेट भी है। हमें पता है ट्रिपलेट स्टेट थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट के, तो ट्रिपलेट को हमने नीचे बनाया है। तो अब क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस जो S1 है इससे आ सकता है T1 में, और ये किसके थ्रू आएगा, ये आएगा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है। और अगला प्रोसेस हो सकता है कि ये जो ट्रिपलेट है T1 इससे आ सकता है वापस ग्राउंड स्टेट में, और ट्रिपलेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। ये वाला प्रोसेस जो है ये कहलाता है अपने पास फोस्फोरोसेंस। और इसके साथ में होता क्या है, यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वो लिबरेट होती है यहाँ से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन लिबरेट होती है। दूसरा है हमारे पास S1 से S0 में आ सकता है। जब S1 से S0 में आता है तो उसको बोला जाता है अपने पास फ्लोरोसेंस, ठीक है, फोस्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस। तो फ्लोरोसेंस होता है S1 से S0, और फोस्फोरोसेंस मेरे पास होता है T1 से S0, ठीक है। ये वाली चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इक्वेशंस की फॉर्म में भी दिखाने की कोशिश करी है कि S1 से S0 में और साथ में h न्यू एनर्जी लिबरेट कर रहा है कोई, तो फ्लोरोसेंस, और T1 से S0 में हो रहा है तो फोस्फोरोसेंस। ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो फोस्फोरोसेंस। सिमिलरली S3 से S2 में आ रहा है तो वो अपने पास इंटरनल कन्वर्जन, S2 से S1 में भी इंटरनल कन्वर्जन। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होती है, S2 से T2, मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट में आ रहा है, या S1 से T1 में आ रहा है। फिर आता है वाइब्रोनिक कपलिंग, या सॉरी वाइब्रोनिक कैस्केड। इसमें क्या होता है देखो समझो, कोई भी दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है उनका एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में काफ़ी सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है V1 V2 V3 ऐसे। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर ही घूम रहा है। मतलब देखो S1 में है और S1 में ही अपने दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो ऐसे को अपन बोलते हैं वाइब्रेशनल कैस्केड। और इसमें बेसिकली हमें पता है कि वी डेल्टा वी इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास जनरली वाइब्रेशन का रूल क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू +-1, ठीक है। मतलब V2 से V1 में आ सकता है, या V1 से V2 में जा सकता है, या V2 से V3 में, V3 से V2 में, इस तरीके से। तो ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब है अपने पास कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है वो रिएक्शन में किस तरीके से होती है। तो एक अभी थोड़ी देर बाद आप एक नाम सुनेंगे, फोटोसेंसिटाइज़र। देखो फोटोसेंसिटाइज़र क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। इम्पोर्टेंट वर्ड है अपने पास यहाँ पे, क्या, फोटो सेंसिटाइज़र। अब क्या होता है फोटोसेंसिटाइज़र, होता क्या है इसको थोड़ा समझिएगा ना ध्यान से, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखो जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हमने अपने पास कुछ ये जस्ट लाइक आपके पास जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, सिमिलर टू कैटलिस्ट बोल सकते हो आप इसको। किसके सिमिलर, सिमिलर टू कैटलिस्ट। जैसे हमारे पास कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट रिएक्शन के रेट को इन्हांस कर देता है मोलिक्यूल को, या कई बार तो रिएक्शन को इनिशिएट भी कैटलिस्ट ही करा रहा होता है। सिमिलर काम है यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर का। फोटोसेंसिटाइजर क्या करता है, अपने पास रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, बट वो रिएक्शन की रेट को इन्हेंस कर देता है। इवन दो रिएक्शन को कभी कभी तो स्टार्ट ही फोटोसेंसिटाइजर के थ्रू होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं
जो खुद से स्टार्ट भी नहीं हो रही होती हैं, वो उनको फोटोसेंसिटाइजर की नीड होती है। ठीक है, तो सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। फोटोसेंसिटाइजर मतलब ये समझ लो कि फोटो केमिस्ट्री में वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, रिएक्शन को स्टार्ट कराने का काम करता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा। ये अपने पास जैसे बेंजोफिनोन ये है, अगर यहाँ पे पीएच और ये पीएच, ये बेंजोफिनोन है, इसको हम लोग देखेंगे एज ए फोटो सेंसिटाइजर काम करते हुए। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, ये फोटो सेंसिटाइजर की तरह काम करता है। ठीक है समझेंगे इसको। तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए जैसे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ मैंने। जैसे मान लो 1,3 ब्यूटाडाइन है मेरे पास, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो 1,3 ब्यूटाडाइन है और साथ में बेंजोफिनोन है, ये दोनों ले लिए मैंने। और यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ विद द लाइट, तो अगर लाइट के साथ हम इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो होगा क्या, किस तरीके से रिएक्शन होगी, वो यहाँ पे मैंने थोड़ी एक्सप्लेन करी है। मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करके एक बार दिखाता हूँ इनका काम क्या होता है करने का। तो बेसिकली यहाँ पे समझिए आप, देखो जैसे मान लो ये बेंजोफिनोन है। अब बेंजोफिनोन पहले क्या होता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है, मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, ये पहले अपनी सिंगलेट स्टेट में जाता है, फिर सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ये आता है ट्रिपलेट स्टेट में। ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्रिपलेट ट्रिपलेट स्टेट मतलब हाइयर एनर्जी की स्टेट है, तो अब ये तो आती है अपनी ग्राउंड स्टेट में, और ये ग्राउंड स्टेट में आके जो एनर्जी लूज करेगी वो एनर्जी ट्रांसफर कर देती है ये 1,3 ब्यूटाडाइन को। और इस 1,3 ब्यूटाडाइन को भेज देता है कहाँ पे, वो भेज देता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। मतलब अब ये एक्साइटेड स्टेट में चली गई और ये आ चुका अपने पास ग्राउंड स्टेट में। पहले क्या था मेरे पास, बेंजोफिनोन था एक्साइटेड स्टेट में, और ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है ये था ग्राउंड स्टेट में। तो बेसिकली इसने किया क्या, डायरेक्टली कोई रिएक्शन नहीं की बेंजोफिनोन ने, इसने क्या किया, पहले खुद एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर कर दी 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, कोलिजन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है अपने पास यहाँ पे। तो ऐसी स्पीसीज जो पहले लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, हाइयर एनर्जी में जाते हैं, और फिर अपनी एनर्जी लूज करके किसी दूसरे मोलिक्यूल को एक्साइट करते हैं रिएक्शन करने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये 1,3 ब्यूटाडाइन एक्टिवेट हो चुका है रिएक्शन के लिए, फिर ये रिएक्शन करेगा अब। ठीक है, ऐसा है। अब इसमें भी दो टाइप के केसेस हो सकते हैं कि ये जो अपने पास फोटोसेंसिटाइजर है वो इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, इंटरमोलिकुलर भी हो सकता है। इंटरमोलिकुलर का तो एग्जांपल अभी एल्कीन वाला मैंने आपको दिया ही। दूसरा एग्जांपल आपके पास हो सकता है कि मान लो ये बेंजोफिनोन टाइप का सिस्टम है, उसके बाद में कुछ कुछ कार्बन चेन के थ्रू जुड़ा हुआ है, उसके बाद में मेरे पास मान लो यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है या फिर नेफ्थलीन रिंग है। अब ये नेफ्थलीन डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है ये एरोमेटिक है और डायरेक्टली ये लाइट से मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो अब होता क्या है, पहले ये जो कीटोनिक पार्ट जो है बेंजोफिनोन टाइप पार्ट है, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और फिर इंट्रामोलिकुलरली एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर देता है किसको, ये जो नेफ्थलीन टाइप सिस्टम है इसको, और फिर ये एक्टिवेट कर देता है इसको रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नेफ्थलीन पहले तो खुद से तो रिएक्शन करेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल उसके पास एरोमेटिक रिंग्स है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में फोटोसेंसिटाइजर का ज़रूरत पड़ता है अपने को। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस तरीके से शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको मैनेज कीजिएगा, ये वैसे दिया हुआ है। तो देखो पहला केसेस हम लोग पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में नोरिस टाइप 1 पढ़ेंगे, नोरिस टाइप 2 आएगी, पेटर्नोबुची आएगी अपने पास, और फोटो रिडक्शन आएगी। फिर अपने पास है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ ओलिफिन मतलब एल्कीन की, तो एल्कीन में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आएगी, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट आएगा, ऑक्सा डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। अभी शुरू करते हैं, बस थोड़ा सा क्लासीफाई कर देता हूँ। फिर फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, इसके अंदर ही अपने पास फोटोकेमिस्ट्री ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन भी आएगी, बार्टोन रिएक्शन भी आएगी, होफमैन लोफलर रीअरेंजमेंट भी आएगा, और अपने पास फ्रेंटेज रीअरेंजमेंट भी आएगा। ये एक मोटा मोटी कैटेगराइजेशन है। ठीक है, अब कैटेगराइजेशन को तो छोड़ो, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से अपन पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है इसके अंदर, कैसे इसको अपने को पढ़ना है।
तो पहला फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें सबसे पहली रिएक्शन अपने पास नॉरिस टाइप 1। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें नॉरिस टाइप 1 का क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले। तो पहली इसकी बेसिक बात क्या है, अपने पास यहाँ पे सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट जो है वो दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हुई देखने को मिलती है अपने को। सिंगलेट स्टेट भी पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में और ट्रिपलेट भी करती है। अब सिंगलेट में कौन सी अपने पास, तो यहाँ पे होता क्या बेसिकली N2 π* ट्रांजिशन टेक प्लेस करता है, N2 π*। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या, सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों स्टेट करती है रिएक्शन में पार्टिसिपेट। दूसरा यहाँ पे अल्फा बॉन्ड की क्लीवेजिंग होती है। जहाँ पे भी अल्फा बॉन्ड की क्लीवेजिंग देखने को मिले तो सोचिएगा आप नॉरिस टाइप 1 के बारे में। और मोस्टली रिएक्शन में आपको CO एलिमिनेट होगा, मोस्टली रिएक्शन में, ठीक है, सारी में नहीं, बट कुछ ऐसी भी होंगी जिनमें CO एलिमिनेट के अलावा कुछ और भी काम होगा। अब रिएक्शन होगी किस तरीके से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये है मेरे पास एसीटोन। अब एसीटोन को मैंने लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ तो होता क्या, मेरे पास एक इथेन बन जाता है और साथ में एक कार्बोनिल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाती है। अब ये मैकेनिज्म किस तरीके से होती है रिएक्शन वो समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये अपने सिंगलेट नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में था एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन है मेरे पास, सिंगलेट अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अब उसके बाद में हुआ क्या, जब हमने लाइट दी तो नॉन बॉन्डिंग टू π* वाला ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि सबसे लोअर एनर्जी का जो एक्साइटेशन है यही होता है। तो अब क्या होगा, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। सिंगलेट के बाद में भी ये ट्रिपलेट में भी जा सकता है, क्योंकि ट्रिपलेट हमें पता है ज़्यादा स्टेबल होती है। अब ट्रिपलेट में चला गया। अब ट्रिपलेट में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग होती है। सिंगलेट से भी हो सकता है लेकिन ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो वहाँ पे जाने के बाद अपने पास अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग होती है। तो CH3 रेडिकल एक अपने पास अलग चला गया और साइड में मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे रेडिकल बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मेरे पास ये जो एक CH3 है ये फिर से ये और डिसोसिएट हो जाता है, यहाँ पे होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। एक CH3 और आ जाता है और 2 CH3 मिलके ये इथेन बन जाता है। ये अपने पास यहाँ पे इथेन बन गया। और दूसरा जो से है CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस की फॉर्म में यहाँ पे लिबरेट हो चुका है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि हमें ये जो रेडिकल है सबसे पहले अल्फा बॉन्ड कौन सा क्लीवेज कराना है, क्योंकि एसीटोन तो हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था। अब एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कैसे करना है उस पर भी चलते हैं। देखो, ये दूसरा एग्जांपल है अपने पास एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे राइट साइड वाले अल्फा का बॉन्ड को क्लीवेज कराएंगे। तो पहले अपने पास ये ग्राउंड स्टेट से जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, वहाँ से जाएगा ट्रिपलेट में, सिंगलेट से ट्रिपलेट में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू। और यहाँ से जो अल्फा बॉन्ड की क्लीवेज है वो राइट साइड वाला अल्फा बॉन्ड का क्लीव होगा, लेफ्ट वाला नहीं होगा। क्योंकि राइट साइड वाले अल्फा बॉन्ड की क्लीवेज कराने से यहाँ से जो रेडिकल मिलेगा वो 2 डिग्री रेडिकल है। 2 CH3, यहाँ पे अल्फा H अगर आप चेक करेंगे तो 6 अल्फा H है। ठीक है, और यही काम मैं लेफ्ट हैंड वाले से करता तो कोई अल्फा H आपको नहीं देखने को मिलता। और 2 डिग्री है तो मोर स्टेबल रेडिकल है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड स्टेप में इसके बाद क्या होगा, अब CO कार्बोनिल निकल जाएगा और एक जो इधर से CH3 रेडिकल बनेगा वो उसके साथ में कंबाइन करके और ये डाइमराइज कर लेंगे, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज बाय बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू कैप्टोडेटिव इफेक्ट। ये यकीन नहीं करेंगे आप, ये जो क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे लाइन लिखी है ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। अभी आपके MPPSC का जो 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 22 में फॉर्म निकले थे, एग्ज़ाम हुआ था 23 में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपने पास जो रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ भी स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ भी, और इसको बोला क्या जाता है, कैप्टोडेटिव इफेक्ट। ठीक है, ये आपका पूछा गया है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम था 2022 में फॉर्म भरे गए थे और 33 में पेपर हुआ था, वहाँ पे ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप इसको। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसको देखिएगा, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया। तो पहले केसेस में आपने HNU दिया तो HNU से होगा क्या, अल्फा बॉन्ड की क्लीवेजिंग होनी है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये क्या है अपने पास, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो कोई भी अल्फा बॉन्ड को आप क्लीव करा दीजिए, दोनों सेम ही टाइप से। तो मान लो मैंने इसको करा दिया, क्लीवेज करा दिया। ठीक है, अब क्लीवेज कराने के बाद होगा क्या,
दूसरे केस में आपको ये नहीं कि इसको भी क्लीव करा के और फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, डाइमराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे डाइमराइजेशन वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये फोम ही नहीं होता, ये दिखता ही नहीं है आपको। अब उसका रीज़न क्या है वो समझाता हूँ। पहली बात तो ये 3 डिग्री है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और जब ये इससे डाइमराइज करने जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस इनहिबिट करेगी। एक तो स्टेरिक क्राइटेरिया है, एक तो क्या है, स्टेरिक क्राइटेरिया की वजह से ये वाला अपने पास डाइमराइज नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा अपने पास ये है कि ये रेडिकल भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो मोर स्टेबल रेडिकल, तो ऐसे अपने पास बहुत ज़्यादा स्टेबल रेडिकल हो उस केसेस में यहाँ पे डायरेक्टली CO का लीव करा के और अपने को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डाइमराइजेशन रिएक्शन नहीं करवानी है। तो यहाँ पे करवाना क्या है, तो करवाना क्या है वो यहाँ पे इधर देखिए, मान लो ये अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल है और ये एक दो टर्सरी ब्यूटाइल और रेडिकल है। अब इसके ऊपर जो CH3 ग्रुप है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये हम लोग यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में क्लीव कराएंगे। अब इस हाइड्रोजन को ये इधर वाला एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो एक तो मेरे पास बन जाएगा टर्सरी ब्यूटेन, टर्सरी ब्यूटेन। और दूसरा अपने पास यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला पीछे एक रेडिकल छोड़ के जाएगा, वो रेडिकल इधर वाले ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके यहाँ पे एल्कीन की बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अपने पास क्या बन चुका है, ब्यूटाइलिन बोल सकते हैं आप इसको, या फिर अगर आप आईयूपीएक नेम करना चाहें तो 1 2 3, और 2 पे अपने पास मिथाइल है तो मैं इसको लिख दूंगा 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये अपने पास बन के आ जाएगा। ठीक है। सो 3 डिग्री के केस में एलिमिनेशन वाली जो रिएक्शन है वो पैरेलल चलने लग जाती है अपने पास कॉम्बिनेशन या जो डाइमराइजेशन वाला प्रोसेस है उसके साथ में, और एलिमिनेशन जो फेवर करती है ओवर अपने पास डाइमराइजेशन प्रोसेस, तो एलिमिनेस विंस ओवर डाइमराइजेशन प्रोसेस इन 3 डिग्री एल्काइल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे तो अब 3 डिग्री है नहीं, तो इसमें तो क्या करो, सिंपल यहाँ से हटाओ, फिर उधर से भी हटेगा और डायरेक्टली साइक्लिक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, जिसको साइक्लोपेंटेन बोल सकते हैं आप। अगला देखिए, अब देखो इधर मेरे पास 3 डिग्री है, तो सबसे पहले केस में क्या होगा, यहाँ से लीव करेगा इस तरीके से। अब करने के बाद यहाँ पे रेडिकल बन गए। दूसरा केस एक तो हमने समझा कि 3 डिग्री दोनों तरफ 3 डिग्री नहीं है। अब देखो ये इंट्रामोलिकुलर है, इसमें दोनों तरफ 3 डिग्री नहीं है, मतलब यहाँ से मैंने लीव करा तो ये 3 डिग्री है। अब अगर आप CO निकालेंगे तो CO निकालने के बाद जो इधर रेडिकल बनेगा यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री नहीं है। तो आप कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं, मतलब इसमें ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है, CO रिलीज हो सकता है डायरेक्टली। दूसरा एक मेथड क्या है कि चूंकि 3 डिग्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये हाइड्रोजन लिबरेट करवा देंगे, और ये हाइड्रोजन लिबरेट करवाने के बाद यहाँ पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये जो C डबल बॉन्ड वाला रेडिकल है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है। तीसरा आपके पास ये हो सकता है कि आप यहाँ से लाइक ये वाला हाइड्रोजन भी तो एब्स्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ से एक रेडिकल इस पे चला जाएगा और ये अपने पास कीटीन टाइप कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन को ये वाला जो रेडिकल है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अपने को। अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं एक नीचे एक स्लाइड लेके फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिएगा क्या है मेरे पास, थोड़ा सा इसमें दिक्कतें हो सकती है आपको। देखो आपने HNU दिया, तो HNU में अल्फा तो मेरे पास यही वाला डिसोसिएट होने वाला है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, सबसे पहले तो मैं यही बनाऊंगा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। अब दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है, तो एक केस तो ये हो सकता है आपके पास कि ये जो रेडिकल बने हैं इसमें यहाँ से हाइड्रोजन अपने पास निकल सकता है। मतलब क्या क्या निकल सकता है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, और एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, फिर या फिर CO ही डायरेक्ट निकल जाए, या फिर CO ही डायरेक्ट निकल जाए, ठीक है, डायरेक्ट CO ही निकल जाए। 3 केसेस ये दिख रहे हैं मुझे क्लियर कट। अब डायरेक्टली CO निकल गया मान लो, तो CO निकल जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, पहला केस मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। CO निकल जाएगा तो यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है, इन दोनों को आप कंबाइन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस मैं ले रहा हूँ।
अगर CO की जगह ये जो लाल वाला हाइड्रोजन है जिसको मैं 1 नंबर बोल देता हूँ, तो लेट अस सपोज लाल वाला हाइड्रोजन यहाँ से चला जाए, तो ये जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिएगा ध्यान से, ये इस तरीके से था, C डबल बॉन्ड था, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ रेडिकल था, और ये लाल वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कौन कर लेगा, यहाँ पे जो ये दो जुड़े हुए थे ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर अगले स्टेप में ये दोनों रेडिकल कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। कीटीन टाइप की चीज़ यहाँ पे फॉर्म होती नज़र आएगी आपको। और पीछे क्या मेरे पास, ये है यहाँ पे, और ये जो है इस तरीके से कीटीन वाला फॉर्मेशन नजर आएगा। तीसरा केस आपके पास क्या हो सकता है, तो तीसरा केस को मैं लाल पेन से दिखा रहा हूँ आपको, ये जो ये वाला है, ये 2 नंबर जो है, ये हो सकता है, ये हाइड्रोजन जा सकता है। तो जब ये हाइड्रोजन जाएगा तब आपके पास क्या होगा, यहाँ से तो अपने पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो रेडिकल है वो दोनों मिलके, और यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड है उस पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन बन जाएगी। बेसिकली इस केसेस में आपको जनरली मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता है, मतलब तीनों ही प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, फिर भी अगर आप कहो तो ये वाला जो है ये आपको सम अमाउंट मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने इसमें ध्यान से देखिएगा क्या है। तो अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग करानी है, यहाँ से ही होगी। ये होने के बाद अपने पास जो चीज़ बनी है वो साइक्लोप्रोपेन के ऊपर रेडिकल आ गया, और साइक्लोप्रोपेन पे तो रेडिकल स्टेबल होता नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो डबल मतलब ये सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, क्योंकि हमें पता है 3 मेंबर्ड साइक्लिक सिस्टम का जो सिंगल बॉन्ड है उसमें भी काफ़ी स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड अपने पास ब्रेक होगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये रेडिकल दोनों कंबाइन होंगे, ये फॉर्म बन सकती है अपने पास। अब आगे देखें तो यहाँ से CO का लिबरेशन भी हो सकता है, और दूसरा अपने पास वो साइक्लिक सिस्टम भी बन सकता है, तो यहाँ पे दो ये प्रोडक्ट अपने पास पॉसिबल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने अब डायरेक्टली 3 मेंबर रिंग ना लगा के 3 मेंबर रिंग को इस तरीके से लगा दिया, फिर से अल्फा बॉन्ड क्लीवेज होंगी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है अपने पास, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल बना। अब दो टाइप के बॉन्ड है मेरे पास, ये ऊपर वाले को हमने यहाँ पे A बॉन्ड नाम दिया है, नीचे वाले को B बॉन्ड नाम दिया है। अब देखो, अगर A बॉन्ड की क्लीवेजिंग हो, इस साइड मैंने लिखा है A बॉन्ड की क्लीवेजिंग हो, तो अपने पास यहाँ पे जो एल्कीन बनेगी ये सिस एल्कीन बनेगी, और फिर तो क्या ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, ये दोनों तो कंबाइन कर जाएंगे आपस में, तो इसमें अपने पास सिस एल्कीन फॉर्म होगी। लेकिन अगर हमारे पास बी वाला बॉन्ड ब्रेक होता तो ये जो एल्कीन है वो ट्रांस एल्कीन फॉर्म होती हुई दिख रही है, और फिर एट द एंड जब साइक्लाइजेशन होगा तो एल्कीन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो चेंज नहीं होगी, वो जो है वही रहेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ट्रांस ये माइनर दिखता है आपको, और सिस वाला आपको यहाँ पे मेजर देखने को मिलता है, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम अगर मेरे पास यहाँ पे अगर आप रिंग को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेंबर रिंग है। तो अब 7 या 8 कार्बन से ज़्यादा की रिंग होती है, उसमें अपने पास वहाँ तक भी सिस वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस के। ठीक है, तो सिस वाला फॉर्म जो है अपने पास ये मेजर दिखेगा, और ट्रांस वाला आपको माइनर दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। ये मान लो मेरे पास है यहाँ पे कीटोन बीच में दोनों तरफ फिनाइल फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, तो इसमें डायरेक्टली मतलब यहाँ पे रेडिकल बनेंगे, वो 3 डिग्री है, बट यहाँ पे हो सकता है एक पॉसिबिलिटी तो कि वो कंबाइन कर जाएं, लेकिन ये बहुत माइनर अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा मेजरली। अच्छा सॉरी, 6 मेंबर्ड में तो एक थोड़ा सा याद रखना आप, 6 मेंबर्ड अगर रिंग है तो 6 मेंबर्ड में तो ये कंबाइन कर जाते हैं और 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाती है, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग हमें पता है एंट्रोपिकली ड्रिवन भी होती है और अप्रोचेबल भी रहती है। लेकिन जब आप 5 मेंबर्ड रिंग में यही प्रोसेस करवाएंगे, तो चूंकि 5 मेंबर्ड रिंग से अगर आप CO एलिमिनेट करके कराएंगे तो 4 मेंबर्ड रिंग का जनरेशन होगा, और ऐसे केसेस में 4 मेंबर्ड रिंग का जनरेशन होता नहीं है, तो लिखा हुआ भी है मैंने, इन सच टाइप ऑफ कंडीशन ऑलवेज CC बॉन्ड, जिसको ये जो 2 नंबर और 3 नंबर वाला जो कार्बन है इनके CC बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं जब अपने पास 1,4 पे रेडिकल जनरेट हो। यहाँ पे देखेंगे आप 1 नंबर पे और 4 नंबर पे रेडिकल है, तो ऐसे 1,4 पे रेडिकल है तो 2,3 का बॉन्ड ब्रेक करा दो, जैसे 2,3 का बॉन्ड ब्रेक कराऊंगा तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल,
और अपने पास ये जो CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और इधर PH ऐसे दो मॉलिक्यूल जनरेट होते हुए नजर आएंगे अपने पास। ठीक है, 1,4 में आपको याद रखना है, 1,4 पोजीशन पे रेडिकल हो तो हमें 2,3 का बॉन्ड क्लीव कराना है, और 6 मेंबर से जनरेट कराना है तो 5 मेंबर रिंग बन सकती है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग अपने पास क्वाइट स्टेबल होती है, 4 मेंबर स्टेबल नहीं होती है, इसलिए हम लोग ये वाली फॉर्म बना रहे होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वही C डबल बॉन्ड दिया, फिर उसके आगे CH2PH और इधर CH2PH। तो इस केस में भी क्या करेंगे, अल्फा क्लीवेजिंग। यहाँ पे 3 डिग्री तो है नहीं, तो डायरेक्टली कंबाइन करा देंगे, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल, दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो बेसिकली अपने पास ये स्केलेटन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे ये जो है अल्फा वाला, ये ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से रेडिकल बन जाएगा मेरे पास, ये रेडिकल बन गया। अब एक केस तो ये हो सकता है, एक तरफ 3 डिग्री है, दूसरी तरफ 3 डिग्री नहीं है, तो आप कंबाइन करा सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कंबाइन कराएंगे तो ये बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो है अपने पास, ये वाला बॉन्ड, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर करके दिखा देता हूँ, तो ये बॉन्ड की क्लीवेजिंग हो सकती है अपने पास। जब ये इस बॉन्ड की क्लीवेजिंग होगी तो इधर को, और ये वाला इधर को, और जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा अपने पास कंबाइन करके, और नीचे ये जो है ये इधर को डबल बॉन्ड बना देगा। इसको आप रीअरेंज, मतलब इस तरीके से इसको डायग्रामेटिकली स्केलेटन ऐसे दिखा सकते हैं आप इसका। ठीक है, फिर ऐसे ही एक और एग्जांपल है मेरे पास। मान लो साइक्लोहेक्सेन है, फिर इधर 4 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर एक और साइक्लोहेक्सेन है। फिर से आप करेंगे, अगर लाइट की कंडीशन देंगे तो होनी तो अल्फा क्लीवेजिंग ही है यहीं पे भी, तो पहले केस में अल्फा क्लीवेजिंग होगी यहाँ से, और अल्फा क्लीवेजिंग होने के बाद नो डाउट यहाँ पे 3 डिग्री बनता हुआ दिखेगा आपको, है ना। फिर चाहे तो आप एक और CO मोलिक्यूल निकाल सकते हैं और फिर 3 मेंबर रिंग बन सकती है, लेकिन वो 3 मेंबर रिंग भी रुकेगा नहीं, फिर से अपने पास CO की क्लीवेजिंग होगी, और 2 बार CO की क्लीवेजिंग होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम बन जाते हैं ऐसे केसेस में। ये भी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। ये वो एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर एक 4 मेंबर रिंग है मान लो अपने पास, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्डो है, फिर आगे कार्बन उस पे इथाइल, और उससे आगे वाले कार्बन पे OMe है। अब इससे अपने को बता रहा है कि मान लो जब मैंने लाइट दिया तो ABC 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमें वो तीनों प्रोडक्ट पहचानने हैं कौन से। तो पहला केस अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग होगा, अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग के बाद में ये रेडिकल बना। अब ये रेडिकल को आप देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, जब 1,4 रेडिकल होते हैं तो हमें पता है क्या होता है अपने पास, 2,3 का बॉन्ड ब्रेक करते हैं अपन, और यहाँ पे इस तरीके से, मतलब ये वाला बॉन्ड पक्का ही ब्रेक करते हैं। तो एक केसेस तो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये जो एक कीटीन टाइप एल्कीन जनरेट, मतलब कीटीन जनरेट हो जाएगी इधर से, और इधर से ये वाली एल्कीन जनरेट हो जाएगी, 2 प्रोडक्ट तो ये बन गए। और सम माइनर अमाउंट में हमारे पास 1,4 में भी माइनर अमाउंट में ये हो सकता है अपने पास कि ये दोनों डायरेक्टली कंबाइन कर लें, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, मतलब ये वाला रेडिकल इधर चला जाए और ये यहाँ पे बन जाए, क्योंकि ये स्टेबल रेडिकल बनाएंगे, फिर ये दोनों कंबाइन कर लें। तो इस तरीके से, नहीं सॉरी माई मिस्टेक, मैंने एक गलती से बोल दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि CO लिबरेट हो जाए और ये दोनों कंबाइन कर लें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है, मतलब ये टोटल 3 प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे कई प्रोडक्ट बताने हो कि कौन कौन से बन सकते हैं, ये जनरली पूछा जाता है बहुत बार नेट गेट में, तो वहाँ पे ही काम आ सकता है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है अपने को कि अल्फा बॉन्ड क्लीवेज, एक्सेप्ट अल्फा बॉन्ड क्लीवेज रिमेनिंग ओल्ड टाइप कार्बोनिल रिएक्शन आर नोरिस टाइप 2। अभी नोरिस टाइप 2 पे तो गए नहीं है अपन, पर समझेंगे उसको भी, कि जहाँ पे अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग नहीं होती है और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, तो वो बेसिकली रिएक्शन कौन सी होती है आपके पास, नोरिस टाइप 2 का एग्जाम्पल होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कोई भी कि नोरिस टाइप 2 और 1 में बेसिकली एक मोटा मोटी डिफरेंस क्या है, एक लाइन में, 1 लाइन में बताओ आप, तो कार्बोनिल कंपाउंड की वो रिएक्शन जिसमें अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग नहीं होती है वो नोरिस टाइप 2 की कैटेगरी में आती है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, नेट 2008 में पूछा गया आपसे। तो देखिए, इधर से 2 साइक्लिक 6 मेंबर रिंग है जिसमें यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इधर वाली रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है और उधर वाली रिंग के तो अंदर ही है अपने पास। तो सबसे पहले अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग होगी। अब अल्फा बॉन्ड क्लीवेजिंग होने के बाद क्या हो सकता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन के थ्रू यहाँ पे आ सकता है। ठीक है,
अब जब एक्सोसाइक्लिक हो तो कॉन्जुगेशन के थ्रू यहाँ पे आएगा, और ये जो रेडिकल है अब इससे कंबाइन होगा, यही वाला अपने पास मेजर प्रोडक्ट होगा, और कुछ नहीं बनाना आपको इसमें। बन सकता है मे बी और कुछ, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारे पास यहीं पे यही होगा। ठीक है। अब इसको आप कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं, ये वाला जो डबल बॉन्ड वगैरह जनरेट हुआ है इसको ऊपर दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है। तो अल्फा बॉन्ड सिर्फ हमेशा वही ब्रेक करना है जहाँ से मोर स्टेबल रेडिकल बने, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। अब इसके बाद में नोरिस टाइप 2 शुरू होती है, तो ये नोरिस टाइप 1 में भी काफ़ी एग्जांपल है, इनको अच्छे से समझना है। इससे पहले भी बेसिक मैंने काफ़ी बताया इसमें फोटोकेमिस्ट्री का, किस तरीके से रिएक्शन होती है, सिंगलेट स्टेट बनती है, सिंगलेट सिंगलेट से वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट होती है। और जो एनर्जी गैप है अपने पास, कार्बोनिल कंपाउंड में डिफरेंट एनर्जी गैप होता है, और बाकी सारे कंपाउंड्स में जो एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होता है। जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार का एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है, फिर मिनिमम एन टू पाई स्टार का होता है। इसीलिए हमारे पास मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जो एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है वो एन टू पाई स्टार देखने को मिलता है। ठीक है। फिर एल्कीन में देखेंगे तो एल्कीन में भी अपने पास पाई टू पाई स्टार कब होगा, एन टू पाई स्टार कब होगा वो समझेंगे, क्योंकि एल्कीन में तो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, वहाँ तो पाई के ही होते हैं, तो वहाँ सिर्फ पाई टू पाई स्टार ही होगा। लेकिन कार्बोनिल में हमारे पास एन टू पाई स्टार होता है। ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग नोरिस टाइप 2 और फर्दर जो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, नोरिस टाइप 1 के आप एग्जांपल इससे समझिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नोरिस टाइप 2 और पैटर्नोबुची, बहुत सारी रिएक्शन है और अपने पास, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।